एक नंबर जीएस की श्रेणी में आज हम संविधान का भाग 4 देखेंगे। संविधान के भाग 4 में हम संविधान में दिए हुए सभी संवैधानिक पदों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे हमारे संविधान में कौन कौन से पद हैं जो संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा संवैधानिक पद आता है अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये दोनों जो हैं इनको मैंने डार्क ब्लैक कलर कर दिया है। इन दोनों का डिटेल अभी आगे ही मिलेगा इसी यूनिट के अंदर। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी होता है, जो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होता है। आर्टिकल 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। ठीक है, आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल भी कहते हैं, होता है। आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल, इसको ही मैंने गोला किया हुआ है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, इनका हम डिटेल इसी यूनिट में देखेंगे। बाकी पदों की डिटेल की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल 165 में है राज्य का महाअधिवक्ता, जो राज्यों का कानूनी सलाहकार होता है, इसे एडवोकेट जनरल भी कहते हैं। आर्टिकल 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। और आर्टिकल 182 में होता है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। ये सारे पद संविधान के अनुच्छेदों में दिए गए और संविधान के द्वारा सृजित किए गए हैं। ठीक है, संवैधानिक पद हैं ये। आर्टिकल 217 में है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऊपर बताना भूल गए हैं। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी प्रावधान है। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे लिखते थे 124 में है सुप्रीम कोर्ट, CJI। ठीक है, आर्टिकल 124 में है। इसके अलावा आर्टिकल 233 में है जिला न्यायाधीश, जिसे डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग का प्रमुख कार्य होता है जो राज्य और केंद्र होती है इनके मध्य टैक्सों का बंटवारा करना, करों का बंटवारा करना। आर्टिकल 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, ये UPSC और राज्य सेवाएं जो होती हैं इनका उल्लेख 315 में है। 324 में है निर्वाचन आयोग, जो भारत के लिए चुनाव कराते हैं। ठीक है, आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और 338 का में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। इसके अलावा आर्टिकल 340 में है पिछड़ा वर्ग आयोग और आर्टिकल 344 में है राजभाषा आयोग। इन सभी पदों पर कोई ना कोई पदाधिकारी पदासीन होता है। ठीक है, ये अपडेट होते रहते हैं। इनके पहले और वर्तमान सारे पदाधिकारियों की सूची में अगले किसी वीडियो में या अगले किसी PDF में आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला पदाधिकारी है भारत का राष्ट्रपति। तो हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानकारी लेते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, चलिए, भारत के गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। यही एग्जाम में पहली लाइन आती है। इसके अलावा इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 के 52 से 78 के मध्य में संघीय कार्यकारिणी जो दी गई है, संघीय कार्यकारिणी से संबंधित है, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो जब हम संघीय कार्यकारिणी पढ़ेंगे उसमें राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, प्रधानमंत्री पद जो है वो डायरेक्ट संविधान में नहीं है। संविधान में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो बहुमत दल का नेता होगा। ठीक है, ऐसा प्रधानमंत्री शब्द डायरेक्ट यूज नहीं किया गया। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल वगैरह ये सब संघीय कार्यकारिणी में आते हैं। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रावधान किए गए राष्ट्रपति के लिए। तो आर्टिकल 52 आपसे कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी,
जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करेगा। यानी राष्ट्रपति स्वयं कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 54 यानी 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का मतलब होता है राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। यहाँ एक सुधार कर दिया गया है कि 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, इनके सदस्य भी अब काउंट होते हैं। आर्टिकल नंबर 55 है निर्वाचन की विधि। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके निर्वाचन की जो विधि है वो एकल संक्रमणीय अनुपात विधि, अनुपातिक मत पद्धति होती है। इस विधि को थॉमस हेयर ने दिया था, इसलिए हेयर पद्धति भी कहलाती है। इसका भी एक डिटेल पीडीएफ बनाकर या वीडियो बनाकर मैं आगे आपको बता दूंगा, क्योंकि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया थोड़ी विचित्र होती है। ठीक है, आगे देखें। अगला है आर्टिकल 56। इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल व पद अवधि दी गई है। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षीय है। ठीक है, पर किसी कारण से अगर उस पर महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग एक प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट कहते हैं, तो उसे कार्यकाल से पहले भी हटना होता है। ठीक है, पर अभी तक भारतीय इतिहास में किसी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगा है। अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, यानी एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति बनने की योग्यता। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, किसी लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख शर्तों में एक तो ये है कि उसको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का अपना एक प्रतिवेदन देना होता है और वो लोग उसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जब वो अपने पद पे रहेगा तो उसके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जाएगी और उसका वेतन संचित निधि से दिया जाएगा। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में है। ठीक है, 60 में ओथ यानी शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति को जो शपथ है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। फिर आता है इम्पीचमेंट, महाभियोग, जो मैं अभी बता रहा था। अगर राष्ट्रपति के ऊपर कोई आरोप लगता है किसी भी सदन में, तो लोकसभा चाहे राज्यसभा से वहां से 1/4 सदस्यों द्वारा 14 दिन पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है और ऐसा प्रस्ताव 2/3 बहुमत से प्रस्तावित होना चाहिए। जैसे ये प्रस्ताव पास हो जाता है दोनों सदनों में, राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। पर यहाँ बात लिखी हुई है अभी तक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ ये लाया नहीं गया है। ठीक है, आर्टिकल 62 राष्ट्रपति पद की आकस्मिकता से रिक्तता, मतलब राष्ट्रपति पद एकदम से खाली हो जाए, यानी जो राष्ट्रपति हैं उनकी डेथ हो जाए या वो अपने पद को छोड़ दें, तो ऐसी परिस्थिति में जो आकस्मिक रूप से पद भरा जाना उसकी अवधि, उसकी विधि का उल्लेख है इसमें। ठीक है, राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका अंतर्गत शक्तियाँ। इसमें राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में बताया जा रहा है। इसमें बताया गया आर्टिकल 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद या व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। संसद की जो परिभाषा बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर ही बनती है। ठीक है, आर्टिकल 82 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आर्टिकल 331 के अंतर्गत 2 एंग्लो इंडियन लोगों को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। आर्टिकल 85 राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकता है और उसके सत्र को भंग भी कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 86 प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में नवगठित लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन जो बुला सकता है और उसमें अभिभाषण करता है। आर्टिकल 87 संसद का प्रत्येक वर्ष का प्रथम स्तर का राष्ट्रपति अभिभाषण करता है, मतलब प्रत्येक साल का जो पहला सेशन शुरू होता है उसका अभिभाषण राष्ट्रपति करता है और वो अभिभाषण जो है वो मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया था। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आर्टिकल नंबर 99 कहता है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। 110 राष्ट्रपति धन विधेयक की पूर्व अनुमति से
राष्ट्रपति की अनुमति से धन विधेयक लोकसभा में रखा जाता है। ठीक है। और अगला है अनुच्छेद नंबर 108, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार है उसे। इसके अलावा राष्ट्रपति को कुछ कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां भी हैं, जैसे आर्टिकल 53 में है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये भी एग्जाम में आ चुका है एग्जाम में। ठीक है। आर्टिकल नंबर 74, राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। आर्टिकल 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये इसमें जो प्रधानमंत्री लिखा है, ये प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं लिखा रहता है, वहाँ लिखा रहता है बहुमत दल का नेता। मंत्रिपरिषद का बहुमत दल का जो नेता होगा वो मुखिया होगा एक। ठीक है। अगला आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसके अलावा आर्टिकल 148 के तहत CAG की नियुक्ति, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 280 में वित्त आयोग की नियुक्ति, ये सारे संवैधानिक पद हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 338 में अनुसूचित जाति आयोग की नियुक्ति, 338 का में अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति और 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति। इतने सारे संवैधानिक पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा उसकी कुछ न्यायिक शक्तियां हैं, जिसमें आर्टिकल 124 में उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार है। और आर्टिकल नंबर 217, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक थी तो ये 217 मैंने यहाँ लिख दिया अलग से। आर्टिकल 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है वो। राज्यपाल को, इसमें राज्यपाल की सलाह भी ली जाती है। ठीक है। आर्टिकल 72, राष्ट्रपति को माफ़ी प्रदान करने का अधिकार होता है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है तो वो उसे पूर्णतः माफ़ भी कर सकता है या उसे किसी दूसरी सजा के रूप में ही बदल सकता है। आर्टिकल 123, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। अध्यादेश उस परिस्थिति में लागू किया जाता है जब संसद का सत्र चल ना रहा हो और सरकार को उस समय तत्काल में कोई ऐसा कानून लाना हो तो वो डायरेक्ट राष्ट्रपति से उस पर अध्यादेश, ऑर्डिनेंस कहते हैं इसे, पास करा सकती है। और जब संसद लगती है तो उस अध्यादेश को उसमें रखकर वापस पुनः पारित किया जाता है और बहुमत से पास करा लेते हैं। अगर वो पास हो जाता है तो वो अध्यादेश कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। और यदि वो अध्यादेश पास नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में अध्यादेश उसी दिन से वह लागू नहीं होगा। ठीक है। अगला है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आर्टिकल 352 में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, शक्ति दी गई है। इसमें युद्ध जैसा माहौल हो या आंतरिक अशांति हो, पहले आंतरिक अशांति थी पर 44वें संशोधन से इसे हटा दिया गया है। इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया है। ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक केवल 3 बार लगा है। एक तो 62 की चीन की लड़ाई के समय, 71 के पाकिस्तान युद्ध के समय और एक इमरजेंसी लगी थी भारत में 75 के समय। तो इस तरीके से 3 बार लगा है और एक बार में 6 माह से अधिक समय के लिए नहीं लगाते, इसे 6-6 माह करके से बढ़ा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी हमारे पास जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो 356 में आपातकालीन है। इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। जब किसी राज्य की सरकार संविधान का अतिक्रमण करते हुए या संविधान के नियमों का पालन न करते हुए चलती है तो राज्यपाल उसकी शिकायत राष्ट्रपति से करता है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है और वहाँ चलती हुई सरकार जो होती है वो हटा दी जाती है। तो संवैधानिक प्रक्रिया का अगर सही पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में ये लगाया जाता है। तो इसके बारे में भी यही है कि एक बार में 6 माह के लिए और लगातार 3 वर्ष तक। ठीक है। और इसमें शीघ्र ही निर्वाचन कराने की व्यवस्था भी रहती है। अगला है अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल क्राइसिस। भारत में अभी तक ये लगा नहीं है। ऐसी परिस्थिति जिसमें भारत सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ रहे और जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें कटौती की जाने लगे तो उसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं। वैसे अभी सरकार की तरफ से घोषित नहीं है पर कोरोना के कारण इस समय आप देख सकते हैं वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति निर्मित हुई है। आर्टिकल 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी विधेयक के हस्ताक्षर के बाद कानून बनाने का अधिकार है। इसमें राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं: पूर्ण वीटो,
अत्यांतिक वीटो और पॉकेट वीटो, इसे जेवी वीटो भी कहते हैं, ठीक है। तो और पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो भी कुछ नाम दिया जाता है इसे, ठीक है। तो वीटो पावर्स होती हैं। तो वीटो पावर में राष्ट्रपति को अलग अलग अधिकार है कि मान लीजिए उसके पास कोई बिल आया है तो वो उसको या तो पूर्णतः लौटा दे या उसका कोई जवाब ना दे। जेवी पॉकेट वीटो का मतलब होता है उसे लौट के जवाब ही ना दे। तो इस तरीके से उसको कुछ पावर्स हैं। इसके बाद हमारा अगली हेडिंग है इसके अंदर भारत का उपराष्ट्रपति। अगर हम भारत के उपराष्ट्रपति को देखें तो वर्तमान में एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जबकि पहले उपराष्ट्रपति हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो अगर हम उपराष्ट्रपति देखें तो आर्टिकल 63 से 69 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। इसे थोड़ा हम संवैधानिक रूप से फटाफट देख लेते हैं। और यह राष्ट्रपति के बाद दूसरा वरीयताक्रम में बड़ा पद है, ठीक। तो 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में कहा गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ध्यान रखिएगा, मेरे से शायद बोलने में गलती हो गई है। 64 उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में कहा गया है वो राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्तता को उपराष्ट्रपति द्वारा पूरा करना, यानी राष्ट्रपति अगर अपना पद छोड़ता है या किसी कारण से वो खाली हो जाता है, राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति उसे पूरा करेगा, ठीक है। 66 में आर्टिकल 66 में कहा गया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वही भाग लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है, कितने का मतलब 5 साल तक कार्य करता है, ठीक है। आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता को भरना, यानी उसका पद अगर खाली है तो उसे एक निश्चित अवधि में भरना। और आर्टिकल 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, ऊथ जैसे कहते हैं। इसके अलावा हमारा आज का अगला और तीसरा जो डिटेल वाला पढ़ना था हमको, वो है राज्यों के राज्यपाल। तो संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 में राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। जैसे वहाँ पर ये संघ कार्यपालिका का था, तो जब वहाँ पे संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति था, सिमिलर उसी तरीके से यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें से हम इसके आर्टिकल्स देखते हैं तो हमें पता चलेगा 153 में एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जाता है। 154 में कहा गया राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। 155 में कहा गया राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। और 156 में कहा गया इसका कार्यकाल जो है सामान्यतः 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति चाहे। 157 में राज्यपाल बनने की योग्यता, तो राज्यपाल बनने के लिए वही 35 वर्ष की आयु वगैरह के जो टर्म्स होते हैं वो मान्य होते हैं, पूरे करने होते हैं। राज्यपाल पद के लिए शर्तें 159 में हैं, मतलब 158 में राज्यपाल पद की शर्तें, 159 में शपथ संबंधित यानी राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, 161 में है राज्यपाल को क्षमा प्रदान करने का, लेकिन मृत्युदंड को वो क्षमा में नहीं कर सकता कन्वर्ट, ठीक है। 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करता है तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही है। मुख्यमंत्री भी संविधान में उल्लेखित नहीं है, इसके लिए भी वही शब्द यूज किया गया है कि जो राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसमें बहुमत दल का नेता एक मुखिया होगा, ठीक है। आर्टिकल 165 में राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति, एडवोकेट जनरल कहते हैं, राज्य का कानूनी सलाहकार होता है। आर्टिकल 175 सदन में अभिभाषण व संदेश भेजने का अधिकार राज्यपाल को है। 176 राज्यपाल को विशेष अभिभाषण या संबोधन भी कह सकते हैं राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया था जिसको वो देता है। आर्टिकल 200 राज्य का बजट राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में रखा जाता है। आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, जैसे 123 में राष्ट्रपति को था, जैसे 213 में राज्यपाल को है। आर्टिकल 217 राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देना, तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता पर सलाह किसकी, राज्यपाल की। 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। और इसके अलावा 234 में है राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति करना, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ प्रावधान थे
जो मैंने आपको दिए हैं इन्हें आप पढ़िएगा